Hello aspirants, welcome back to Data Study. As we were engaged in doing the introduction portion of management, we have completed the first chapter in which we have done that what is management, मतलब meaning of management, ठीक है, effective and efficient होने में difference, characteristics of management, managerial operations, objectives of management, importance मैंने आपको खुद पढ़ने कहा था, ठीक है, मैनेजमेंट एज अ साइंस एज एन आर्ट ये भी हमने पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पूरे चार्ट के थ्रू रिवाइज किए थे, वो इस वाली पीडीएफ में नहीं है। ओके, अब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन भी मैंने कहा था कि मैनेजमेंट को जो है वो क्वासी प्रोफेशन कहा जाता है क्योंकि उसमें प्रोफेशन होने के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं, है ना। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट टॉप मिडल लोअर हमने पढ़ लिया था। लोअर के नीचे आता है आपका नॉन मैनेजरियल लेवल जो कि आपके एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स होते हैं, ठीक है। लेवल्स दीज एक्टिविटीज़ जो हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। ओके, नाउ फंक्शंस भी वी हैव डन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो हुआ क्या, कोई भी चीज़ जब हमारे पास है, कोई भी चीज़ या कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी रूल अगर हमारे पास है तो वो अपने आप तो बनकर आया नहीं, है ना कहीं या किसी ने उसको इवोल्यूएट किया होगा कि भाई ऐसे फिर उसमें चेंजेस भी आए होंगे। ऐसे ही मैनेजमेंट के थॉट्स में भी चेंजेस आए हैं, ठीक है। सबसे पहले प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड था कि भाई उसमें भी एक केस था, ठीक है। फिर आपकी क्लासिकल थ्योरीज आती हैं, उसके बाद नियो क्लासिकल थ्योरीज आती हैं एंड मॉडर्न थ्योरीज आती हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहता है वो आपकी क्लासिकल थ्योरीज रहती हैं, इनकी तरफ इसमें से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। सो एक्चुअली मैनेजमेंट की शुरुआत जो है वो आपके रोमन कल्चर से मानी जाती है कि रोमन में जब अलग अलग तरह के बिल्डिंग्स बनाई जाती थी तो वहाँ पर लोगों को अरेंज करने के लिए, लोगों को मैनेज करने के लिए किसी एक इंसान को अपॉइंट किया जाता था कि आप इस चीज़ को जो है वो ठीक करो या आप इस चीज़ को मैनेज करो, अरेंज करो। तो पहले इस तरह चलता था कि भाई बिल्कुल ही ऑटोक्रेटिक कि जो मैनेजर होगा वो सबके ऊपर जो है वो कंट्रोल रखेगा, ठीक। अब उसके बाद क्लासिकल थ्योरीज आती हैं जिसमें आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आता है एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट आता है, ठीक है। नियो क्लासिकल में हार्थोन एक्सपेरिमेंट्स, ये पॉइंट गलत लग गया है, हार्थोन एक्सपेरिमेंट्स आते हैं एंड मॉडर्न में आपका सिस्टमेटिक अप्रोच एंड कंटीजेंसी अप्रोचेस आता है। आपको स्टडी जो डीप है वो करनी है साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की, ठीक है। देखो ये रहा आपका पूरा कि भाई क्लासिकल प्रिंसिपल्स में साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, नियो क्लासिकल में ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और बिहेवियर साइंस थ्योरी एंड मॉडर्न प्रिंसिपल्स में सिस्टम अप्रोच और कंटीजेंसी अप्रोच, है ना। सेम चीज़ है। देखो अब आती है टेलर्स साइंटिफिक। इसको मैंने ऐसे याद किया था कि साइंटिफिक थ्योरी जो है वो F.W. टेलर ने दी थी, ठीक है। तो जो टेलर था, इस ऐसे याद करने का ट्रिक है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। उसने साइंस पढ़ी, साइंस पढ़ के इंजीनियर बन गया, लेकिन इंजीनियर बनने के बाद कुछ जॉब मिली नहीं तो वो टेलर बन गया, ठीक है। तो F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी, ठीक है। अब F.W. टेलर के बारे में पढ़ते हैं। F.W. टेलर का लाइफ टाइम जो है वो 1856 से 1915 तक रहा है। ये अमेरिकन थे, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अमेरिकन थे और मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है। एजुकेशन इनका डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियर था। अब फ्रेडरिक विंसलो टेलर इनका पूरा नाम है, F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ये इनको फादर कहा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बुक पब्लिश की थी 1911 में, लेकिन इससे पहले इसको जो है वो स्टोर मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता था। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थ्योरी है उसको पहले हम स्टोर मैनेजमेंट के नाम से भी जानते थे, लेकिन जब इन्होंने ये बुक पब्लिश कर दी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में, उसके बाद से इसका नाम पड़ा है साइंटिफिक मैनेजमेंट,
ठीक है। यूजिंग साइंटिफिक मेथड टू डिफाइन वन बेस्ट वे, इन्होंने बोला कि हर चीज़ को करने का एक साइंटिफिक मेथड होता है एंड दैट इज़ द वन बेस्ट वे टू डू एनीथिंग, मतलब हर चीज़ को करने का एक ही बेस्ट वे है, दैट इज़ साइंटिफिक मेथड। इनका कहना था कि स्टैंडर्डाइज करना चाहिए चीज़ों को, स्टैंडर्ड के बेस पर काम करना चाहिए, स्टैंडर्ड्स के बेस पर काम करना चाहिए, ठीक है। Okay, the scientific management can define is application of science for each and every element of management. In general language, it means apply scientific tools. देखो, application of scientific science in each and every element of management. In general language, it means apply scientific tools, methods, and trained persons in order to increase the output. आउटपुट को इंक्रीज करना है बेसिकली इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो, अब साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमें इन चीज़ के बारे में पढ़ना होता है, फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, वर्क स्टडी, डिफरेंशियल पीस सिस्टम एंड मेंटल रिवॉल्यूशन। ये इन्होंने टेक्निक्स दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो FW है ना, FW, तो मैंने ऐप से आप ऐसे याद रख सकते हो कि इन्होंने सब चीज़ 4-4 दी है। फंक्शनल फोरमैनशिप में इन्होंने 2 डिपार्टमेंट बांटे हैं जिसमें 4-4 लोग हैं, ठीक है। वर्क स्टडी में इन्होंने 4 तरह की स्टडी करने की बात की है, ठीक है। इन्होंने प्रिंसिपल्स जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के वो भी 4 ही दिए हैं, ठीक है। तो ओके, दिस इज़ द क्रक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन वन चार्ट। देखो, एक एक करके देख लेते हैं। फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने दिया था, ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इनकी बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये एक इंजीनियर थे, इन्होंने वन बेस्ट वे बोला। इनिशियल नेम जो था साइंटिफिक मैनेजमेंट का वो था आपका शॉप मैनेजमेंट या प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। 1910 तक, 1911 में बुक आ गई तो उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम दे दिया। वर्क स्टडी, इन्होंने बोला कि किसी भी मैनेजर को 4 तरह की स्टडी करनी है, टाइम, मोशन, मेथड, फैटिग्यू। टाइम मतलब कितना टाइम लगना चाहिए, कितना टाइम लग रहा है। मोशन स्टडी, किस मोशन से काम होना चाहिए और किस स्पीड में काम हो रहा है। मेथड, सिंप्लीफाइड मेथड होना चाहिए कि भाई अगर किसी वर्कर को काम करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उस मेथड को और सिंप्लीफाइड कर दो। फैटिग्यू का मतलब होता है थकान, कि एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स जो हैं वो कितने टाइम के बाद थक जाएंगे और फिर उनको क्या करना है, ठीक है, फिर उनको रिलैक्स देना है या क्या। इसके अलावा प्रिंसिपल्स जो थे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि भाई साइंस के बेस पर काम करना है, किसी भी डिसीजन के बेस पर काम नहीं करना है, साइंटिफिक डिसीजन होना चाहिए। हारमनी नॉट डिस्कर्ड, झगड़ा करके नहीं, आपस में हारमनी से काम करना है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कॉपरेट करके काम करना है, इंडिविजुअल के बारे में सोचकर काम नहीं करना है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब किसी एक इंसान को आपको ट्रेनिंग के थ्रू इतना डेवलप कर देना है कि वो अपनी मैक्सिमम स्किल लिमिट तक पहुंच जाए। बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात की गई थी, ठीक है। एक चीज़ जो इनके प्रिंसिपल में मुझे गलत लगती है, दैट इज़ दिस मोटिवेशन का फैक्टर, कि भाई इन्होंने बोला कि इंसान जो है वो सिर्फ पैसों से मोटिवेट होता है, ओनली मॉनेटरी टर्म्स आर द मेथड्स टू मोटिवेट अ पर्सन, ठीक है। He was in the favor of wages and incentives to motivate employees. इन्होंने बोला सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, सही इंसान को सिलेक्ट करो और उसको ग्रेटेस्ट प्रॉस्पेरिटी तक लेकर जाओ, काम करो अपने स्किल्स की। सुपरविज़न, सिंप्लीफिकेशन और इम्प्रूवमेंट पर काम करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप दी थी, मतलब स्पेशलाइजेशन पर काम करने के लिए कहा था ना, तो इन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप कहा था कि प्लानिंग डिपार्टमेंट को और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलग कर दो, मतलब प्लान करने वाले अलग होंगे और एग्जीक्यूट करने वाले अलग होंगे, ठीक है। तो प्लान करने में 4 लोग होंगे, प्रोडक्शन करने में 4 लोग होंगे, और कोई जो एक एम्प्लॉय होगा वो इन आठों को जो है वो रिपोर्ट करेगा। जैसे ये रहा,
प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। प्लानिंग डिपार्टमेंट जो काम करेंगे उनको क्लर्क कहा इन्होंने, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करेंगे वो बॉस कहा। आप सिंपल सी बात है, जो लिखा पढ़ी काम कर रहा है वो क्लर्क है और जो ऊपर खड़ा होकर काम करवा रहा है वो बॉस है, ठीक है। तो ये 4 जो वर्कर होगा वो इन चारों को भी रिपोर्ट करेगा, इन चारों को भी रिपोर्ट करेगा, इन चारों की भी बात मानेगा और इन चारों की भी बात मानेगा, ठीक है। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए? प्लानिंग के लिए। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो था वो शॉप फ्लोर पे काम करना, मतलब फ्लोर पर आकर काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। साइंटिफिक मैनेजमेंट में एफडब्ल्यू टेलर ने पीस वेस सिस्टम की बात की थी, डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम की बात की थी। इन्होंने बोला कि जो वर्कर हैं आपके उनको 2 कैटेगरीज में बांट दो, स्किल्ड और अनस्किल्ड, ठीक है। स्किल्ड वर्कर जो होंगे उनको ज़्यादा वेजेस मिलेंगी, ठीक है, ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिलेगा, और अनस्किल्ड जो है उनको कम रेम्यूनरेशन मिलेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जिनको ज़्यादा मिल रहा है वो मोटिवेटेड रहेंगे ज़्यादा ही कमाने के लिए, और जिनको कम मिल रहा है वो स्किल्ड होने की कोशिश करेंगे ज़्यादा वेजेस के उसमें, ठीक है। तो पेइंग डिफरेंट रेट वेजेस टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड एक ही बात है। एक्स्ट्रा वेज पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ विल मोटिवेट देम टू रिमेन इफेक्टिव, एक्स्ट्रा वेज पेड टू इफेक्टिव एम्प्लॉयज़ विल मोटिवेट इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ टू कम इन द कैटेगरी ऑफ एफिशिएंट एम्प्लॉयज़। मतलब जो एफिशिएंट हैं वो तो मोटिवेटेड रहेंगे एफिशिएंट ही रहने के, और जो इनएफिशिएंट है वो एफिशिएंट की कैटेगरी में आने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। व्हेन पेमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड ऑटोमेटिकली द प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमाइज्ड। अगर भाई हम इस बेस पर पैसा देंगे कि कितने प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो मैक्सिमम ही प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे जितना वो कर सकते हैं, ठीक है। दिस टेक्निक इज स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म एफिशिएंटली। इन्होंने बोला बेटा पैसा ही सब कुछ है, पैसे के बिना कोई एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होकर काम नहीं करने वाला है। तो जस्ट मॉनेटरी मोटिवेशन या मॉनेटरी इंसेंटिव्स जो हैं वही इंसान को मोटिवेट कर सकते हैं, एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं और प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। एंड दिस वॉज सैड इन डिफरेंशिएट पीस वेज सिस्टम, कि आपको डिफरेंशिएट पीस वेज सिस्टम रखना है, जो वेजेस हैं उसको डिफरेंस पीस के कैटेगरी में आपको देना है, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला कि मैनेजर्स नहीं, हेनरी फ्योल आ गया, सो सॉरी फॉर दैट। सो वी हैव डन विद साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में था क्या? साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो एफडब्ल्यू टेलर ने दिया था। इन्होंने कहा था कि वन बेस्ट वे है जो कि साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको यूज़ करके ही आपको काम करना है, स्टैंडर्ड सेट करके काम करना है, राइट पर्सन को राइट जॉब पर लगाना है और उसको ट्रेनिंग देकर उसकी बेस्ट पॉसिबल प्रॉस्पेरिटी तक पहुंचाना है, ठीक है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो है वो फॉलो होगा, ठीक है। एंड फंक्शनल फोरमैनशिप में 2 कैटेगरीज में बांट दिया, प्लान और प्रोडक्शन। प्लान में 4 लोग, प्रोडक्शन में 4 लोग। प्लानिंग में काम करने वाले लोग क्लर्क, प्रोडक्शन में काम करने वाले लोग बॉस, ठीक है। और जो एक एम्प्लॉय होगा वो इन 8 की कमांड सुनेगा और 8 को रिपोर्ट करेगा। 4 तरह की स्टडी करने को बोला, मेथड को देखो, टाइम को देखो, मोशन को देखो और फैटिग्यू मतलब एम्प्लॉयज़ में होने वाली थकान को देखो, ठीक है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कि भाई एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में कैटेगरी में बांट दो। इससे क्या होगा, एफिशिएंट जो है वो एफिशिएंट रहने का ही ट्राई करेंगे, उससे नीचे नहीं आएंगे, और इनएफिशिएंट जो है वो इस कैटेगरी में जाने के लिए मोटिवेट होंगे, ठीक है। ये एक तरह का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था वो मेंटल रिवॉल्यूशन था, एकदम से मैनेजमेंट के थॉट्स जो हैं वो चेंज हो जाना, उसको बोलते हैं mental revolution. So we have done with scientific management, and after this we have done with our demo videos. And if you want to continue your preparation of CUET PG Commerce, you can buy our course by doing WhatsApp on this number or by downloading DNS Educator app directly, जिसमें आपको रहेगा लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट प्रोवाइड होंगे, और NTA ने जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस या दिए हैं किसी एग्जाम्स में वो होगा। एंड इन दिस अमाउंट एंड विच वी आर demanding for in exchange of this course, this amount is for your part A and part B as well. I'll be your mentor of commerce only, but part A के लिए और भी mentors जो हैं वो आपको mentorship provide करते रहेंगे. So I hope the session was clear.
Have a nice day. Take care. Keep learning and all the best.